स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है बायोलॉजी में, क्लास 11th में, द लिविंग वर्ल्ड। फर्स्ट टॉपिक लेते हैं बायोलॉजी। बच्चों, जो बायोलॉजी टर्म है वो दो वर्ड से मिलके बनी है, बायोस एंड लोगोस। बायोस का मीन है लाइफ एंड लोगोस का मीन है स्टडी, यानी कि बायोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर हम लिविंग बीइंग्स की, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी, बच्चों फादर ऑफ बायोलॉजी के रूप में एरिस्टोटल जाने जाते हैं। टर्म बायोलॉजी वॉज गिवन बाय लेमार्क एंड ट्रेविरेनस। बच्चों, जो बायोलॉजी टर्म है वो लेमार्क एंड ट्रेविरेनस के द्वारा दी गई थी। आइए बच्चों, अब हम लेते हैं मेन ब्रांचेस ऑफ द बायोलॉजी। बच्चों, बायोलॉजी की जो मेन ब्रांचेस है वो 3 है, बॉटनी, जूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। बच्चों, जो बॉटनी है इसके अंदर हम प्लांट्स की और जो दूसरे वेजिटेशन है, एल्गी है, इन सब की स्टडी करते हैं। तो बॉटनी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, इट डील्स द स्टडी ऑफ प्लांट्स। बच्चों, बॉटनी के जो फादर ऑफ बॉटनी के रूप में जो जाने जाते हैं उनका नाम है थियोफ्रेस्टस। नेक्स्ट लेते हैं जूलॉजी। जूलॉजी ब्रांच के अंदर हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं, एनिमल्स के बिहेवियर की, उनकी स्ट्रक्चर की, तो इनकी स्टडी करते हैं। जूलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, इट डील्स द स्टडी ऑफ एनिमल्स। फादर ऑफ जूलॉजी के रूप में जाने जाते हैं एरिस्टोटल। नेक्स्ट ब्रांच लेते हैं माइक्रोबायोलॉजी। बच्चों, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी की जाती है। अगर मैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करूं, बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट, फंगाई, वायरसेस, इन सब की स्टडी को माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के रूप में जाने जाते हैं एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ। उन्होंने सबसे पहले अपने सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर बैक्टीरियल सेल्स को देखा और उन्हें एनिमल क्यूज कहा। नेक्स्ट लेते हैं फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के रूप में जाने जाते हैं रॉबर्ट कॉच। बच्चों, इन्होंने ट्यूबरक्लोसिस जो डिजीज है उसके कोजल एजेंट्स के बारे में बताया। अब बच्चों बात करते हैं कुछ और भी ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की, जिनके अंदर बायोलॉजी की स्टडी के दौरान उन ब्रांचेस को हम डिस्कस करते हैं, तो इनका भी हमें नॉलेज होना जरूरी है। तो यहाँ पर फर्स्ट ब्रांच लेते हैं टैक्सोनॉमी। बच्चों, टैक्सोनॉमी ब्रांच के अंदर हम स्टडी करते हैं नोमेनक्लेचर की और क्लासिफिकेशन की। द स्टडी ऑफ नोमेनक्लेचर, द साइंटिफिक नेमिंग एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट लेते हैं मॉर्फोलॉजी। बच्चों, प्लांट्स एंड एनिमल्स की जो आउटर अपीयरेंस है, जो आउटर शेप है, उसकी स्टडी को मॉर्फोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट लेते हैं एनाटॉमी, द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट्स एंड द एनिमल्स इज कॉल्ड एनाटॉमी। नेक्स्ट लेते हैं साइटोलॉजी। बच्चों, सेल्स की स्टडी को, सेलुलर स्ट्रक्चर की स्टडी को, सेल के फंक्शंस की स्टडी को हम कहते हैं साइटोलॉजी, या मैं ऐसे कहूं दिस इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, इट डील्स द स्टडी ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर। नेक्स्ट लेते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। बच्चों, जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन्स हैं, तो ये बायोमॉलिक्यूल्स हैं। तो बायोमॉलिक्यूल्स की स्टडी, उनके केमिकल कॉम्पोजिशन की स्टडी को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, या मैं ऐसे कहूं कि बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसके अंदर हम डीएनए, आरएनए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इन सब की केमिकल कॉम्पोजिशन को स्टडी करते हैं, दैट इज द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। नेक्स्ट लेते हैं फिजियोलॉजी। बच्चों, फिजियोलॉजी क्या है कि जो प्लांट्स या एनिमल्स की जो कार्य की है, जो उनकी फंक्शंस हैं, उनकी स्टडी को हम फिजियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट लेते हैं जेनेटिक्स। बच्चों, जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, इट डील्स द हेरिडिटी, इट डील्स द स्टडी ऑफ हेरिडिटी, द हेरिडिटी कैरेक्टर्स। तो इसके अंदर हम हेरिडिटी से संबंधित जो भी जो भी हिस्टोलॉजी, द स्टडी ऑफ द टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी, which deals of tissues. नेक्स्ट लेते हैं बच्चों स्टडी ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, स्टडी ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड स्टडी ऑफ
एम्ब्रियो डेवलपमेंट इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। नेक्स्ट लेते हैं बैक्टीरियोलॉजी। बच्चों इस ब्रांच के अंदर हम बैक्टीरिया के बारे में स्टडी करते हैं। दिस इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। नेक्स्ट लेते हैं फाइकोलॉजी और एल्गोलॉजी। द स्टडी ऑफ एल्गी, द स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड फाइकोलॉजी और एल्गोलॉजी। नेक्स्ट लेते हैं माइकोलॉजी, द स्टडी ऑफ फंगाई, द स्टडी ऑफ फंगाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी। नेक्स्ट लेते हैं ब्रायोलॉजी, द स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स प्लांट्स। नेक्स्ट लेते हैं टेरिडोलॉजी, द स्टडी ऑफ टेरिडोफाइट प्लांट्स। नेक्स्ट लेते हैं जिम्नोलॉजी, द स्टडी ऑफ जिम्नोस्पर्म प्लांट्स। बच्चों नेक्स्ट ब्रांच है वायरोलॉजी। इस ब्रांच के अंदर हम वायरसेस के बारे में स्टडी करते हैं, डिटेल स्टडी करते हैं। दिस इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स द स्टडी ऑफ वायरसेस। नेक्स्ट लेते हैं बायोकेमिस्ट्री। बच्चों बॉडी के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जो भी केमिकल चेंजेस होते हैं, उनके बारे में जो स्टडी है दैट इज द बायोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट लेते हैं फाइलोजेनी। बच्चों कोई भी ऑर्गेनिज्म है या कोई भी जो स्पीसीज है उसके इवोल्यूशन की जो हिस्ट्री है उसकी स्टडी को फाइलोजेनी कहते हैं। दिस इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स द स्टडी ऑफ evolutionary history of an animal, of an organism, of a species. Next लेते हैं ontogeny, the study of life cycle of a specific animal. Next लेते हैं gerontology, study of old age, the study of problems of old age is called gerontology. Next लेते हैं oncology. बच्चों ऑन्कोलॉजी ट्यूमर्स की स्टडी को कहते हैं, ट्यूमर्स के ट्रीटमेंट की स्टडी को कहते हैं, इन विच वी स्टडी अबाउट द ट्यूमर्स एंड द ट्रीटमेंट ऑफ द ट्यूमर्स। नेक्स्ट लेते हैं, सॉरी बच्चों यहाँ जीरोंटोलॉजी रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट ब्रांच लेते हैं डेंड्रोलॉजी, द स्टडी ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड डेंड्रोलॉजी। नेक्स्ट लेते हैं हेमेटोलॉजी, the study of blood is called hematology. Next लेते हैं entomology, study of insects is called entomology. तो बच्चों ये कुछ अदर ब्रांचेस हैं जो बायोलॉजी के अंतर्गत आप आगे स्टडी करेंगे 11th और 12th के सिलेबस के दौरान। अब हम बात करते हैं कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी स्पेशलिटी क्या है, उसके स्पेसिफिक फीचर्स क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। बच्चों अब हम बात करते हैं लिविंग बीइंग्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके बारे में। इससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपको जो नोट्स दिए जा रहे हैं वो डिटेल्ड नोट्स है बायोलॉजी में। इसके बाद में जो भी आपको असाइनमेंट दिए गए थे या दिए जाएंगे उनके आंसर्स आपको इन नोट्स में मिलेंगे। तो आप एक काम करें, क्योंकि आप डिटेल नोट्स नोट कर रहे हैं तो इन क्वेश्चंस को असाइनमेंट के आप अपनी सिंगल जो लाइन के जो रजिस्टर है उनमें इन क्वेश्चंस को नोट कर लेना, क्योंकि आप डिटेल नोट्स कर रहे हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग बीइंग। बच्चों फर्स्ट कैरेक्टर लेते हैं लाइफ साइकिल। बच्चों कोई भी जो ऑब्जेक्ट है अगर लिविंग है, अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो, तो उसकी एक लाइफ साइकिल होती है, उसका बर्थ होता है, उसकी ग्रोथ होती है और फिर उसमें धीरे धीरे जो है एजिंग होती है, तो और एक टाइम के बाद में उसकी डेथ हो जाती है। तो एक लाइफ साइकिल का प्रोसेस देखने को मिलता है यदि वो लिविंग बीइंग है। सेकंड लेते हैं प्रोटोप्लाज्म।
बच्चों कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी सेल से बनी है, और सेल के अंदर जो है प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जिनके अंदर काफी जो रिलेशंस हैं लिविंग लाइफ की वो पाई जाती है। थर्ड कैरेक्टर लेते हैं सेलुलर स्ट्रक्चर। बच्चों जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो बॉडी है वो सेल से मिलकर बनती है। तो सेलुलर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें रेस्पिरेशन का प्रोसेस पाया जाता है। बच्चों रेस्पिरेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो सेलुलर लेवल पर पाया जाता है, और इस प्रोसेस के दौरान जो फूड है, जो ग्लूकोज है, उसका ऑक्सीडेशन होता है, उसका ब्रेकडाउन होता है, और एनर्जी का फॉर्मेशन होता है एटीपी के रूप में और एनएडीपीएच के रूप में। तो रेस्पिरेशन एक कैरेक्टर है लिविंग बीइंग का। नेक्स्ट लेते हैं बच्चों रिप्रोडक्शन। बच्चों जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो अगर लिविंग है तो वो रिप्रोड्यूस करते हैं और अपने जैसे नई सेल्स या अपने जैसे नए ऑर्गेनिजम्स को वो प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद में बात करते हैं बच्चों एक्सक्रीशन की। जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपनी सेल में, अपनी बॉडी में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स या जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं उनको वो अपनी बॉडी से बाहर डिस्चार्ज करते हैं, रिलीज करते हैं। तो दिस इज द एक्सक्रीशन। इसके बाद में बात करते हैं बच्चों सभी जो लिविंग बींग्स हैं उनके अंदर ट्रांसपोर्टेशन पाया जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टर लेते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कोई भी यदि लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसके अंदर टाइम के साथ में ग्रोथ पाया जाता है, डेवलपमेंट पाई जाती है। नेक्स्ट कैरेक्टर लेते हैं लिविंग बींग्स में मूवमेंट शो होता है। इसके अलावा बच्चों जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनमें अडेप्टेशन की एबिलिटी पाई जाती है कि वो अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट में, सराउंडिंग एरिया में जो है अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। होम्योस्टेसिस एक कैरेक्टर है कि लिविंग बींग्स अपने आप को बैलेंस कर लेते हैं अपने आउटर एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के साथ में, आउटर एनवायरनमेंट की या सराउंडिंग एनवायरनमेंट की कंडीशंस के साथ में। एक और कैरेक्टर है कॉन्शियसनेस, कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनमें सेंस करने की एबिलिटी होती है अपने सराउंडिंग एरिया के साथ में, सराउंडिंग जो चेंजेस होते हैं उनके साथ में वो अपने आप को सेंस करते हैं। जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें हीलिंग की, रिपेयर की एबिलिटी पाई जाती है। एक और टर्म है बच्चों इवोल्यूशन। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो आज जैसे हैं, पहले नहीं थे। समय के साथ में, टाइम के साथ में लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर चेंजेस पाए जाते हैं। द स्लो चेंजेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद टाइम इज कॉल्ड इवोल्यूशन, और इवोल्यूशन इज द बेसिस ऑफ द स्लो चेंजेस इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन। यानी कि आज जितनी भी जीव जातियां हैं या जो लिविंग स्पीसीज हैं वो स्लो चेंजेस के कारण से या इवोल्यूशन के कारण से आज वो इस रूप में नजर आ रही हैं। इसके अलावा बच्चों न्यूट्रिशन एक टर्म है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो फूड इंजेस्ट करते हैं, फूड का डाइजेस्ट करते हैं, और उनसे जो उनके कंपोनेंट रिलीज होते हैं उनको वो एसिमिलेट करते हैं, और उन सिंपल कंपोनेंट्स को वो अपनी बॉडी की ग्रोथ में, अपने डेवलपमेंट और अपने जो फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस हैं उनको में वो काम में लेते हैं। एक और लिविंग बींग्स का कैरेक्टर है बच्चों मेटाबॉलिज्म, के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपल फॉर्म में तोड़ने की एबिलिटी पाई जाती है जिसे हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं, और इन सिंपल मॉलिक्यूल से ही फिर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। इसको कंप्लीट कंबाइंडली हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। तो बच्चों अब आप कह सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट लिविंग है या नॉन लिविंग है। यदि जो मैंने जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं यदि वो उस ऑर्गेनिज्म में पाए जा रहे हैं तो इसका मतलब वो लिविंग है, और अगर किसी ऑब्जेक्ट में ये फीचर नहीं है तो यानी कि वो नॉन लिविंग है। इसके बाद में बात करते हैं बच्चों हम टेक्सोनॉमी की।
यस बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं टैक्सोनॉमी। बच्चों जैसा कि मैंने पहले बताया, टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। इट डील्स द स्टडी ऑफ साइंटिफिक नेमिंग एंड द क्लासिफिकेशन, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके नोमेनक्लेचर की स्टडी को, उसके क्लासिफिकेशन की स्टडी को हम टैक्सोनॉमी कहते हैं, या इस ब्रांच के अंदर हम इनको स्टडी करते हैं। बच्चों फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के रूप में जाने जाते हैं कैरोलस लीनियस। नेक्स्ट लेते हैं बच्चों टैक्सोन। बच्चों क्लासिफिकेशन के दौरान जो भी ग्रुपिंग लेवल है या कोई भी ग्रुपिंग रैंक है, जैसे कि फाइलम है, ऑर्डर है, तो इन्हें हम टैक्सोन कहते हैं। अच्छा बच्चों, जो टैक्सोन का प्लूरल टर्म है वो है टैक्सा। इसके बाद हम बात करते हैं सिस्टमैटिक्स की। बच्चों सिस्टमैटिक्स भी एक बायोलॉजी की ब्रांच है और इसके अंदर जो है क्लासिफिकेशन किया जाता है, साइंटिफिक नेमिंग की जाती है। तो सिस्टमैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। इट डील्स द नोमेनक्लेचर, इट डील्स द क्लासिफिकेशन। अब बच्चों मैं कुछ बुक्स और उनके ऑथर के बारे में बात करूंगा। बच्चों बायोलॉजी के अंदर कुछ बुक्स दी गई हैं, जैसे कि हिस्टोरिया प्लांटेरम। तो जो हिस्टोरिया प्लांटेरम जो बुक है वो थियोफ्रेस्टस के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट बुक लेते हैं। जो नेक्स्ट बुक है हिस्टोरिया एनिमेलियम, ये एरिस्टोटल के द्वारा लिखी गई थी। इसके अलावा बच्चों सिस्टेमा नेचुरी, ये कैरोलस लीनियस के द्वारा लिखी गई थी। इसके अलावा बच्चों स्पीसीज प्लांटेरम, ये भी कैरोलस लीनियस के द्वारा लिखी गई थी। इसके बाद में लेते हैं जेनेरा प्लांटेरम। तो ये बच्चों कुछ बुक्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपसे पूछी जा सकती हैं। हिस्टोरिया प्लांटेरम जो है इनके ऑथर हैं थियोफ्रेस्टस। हिस्टोरिया एनिमेलियम के ऑथर हैं एरिस्टोटल। सिस्टेमा नेचुरी, स्पीसीज प्लांटेरम एंड जेनेरा प्लांटेरम, इन तीनों ही बुक्स के ऑथर है कैरोलस लीनियस। बच्चों हमारे स्कूल के द्वारा हमारे जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं उनके द्वारा जो भी आपको टीचिंग प्रोवाइड की जा रही है वो कॉम्पिटिटिव टीचिंग है। अगर आप सभी फैकल्टीज की क्लासेस को अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं और बाद में भी इनसे इनकी क्लासेस को आप अच्छे से स्टडी करते हैं तो इससे आपका एक कॉम्पिटिटिव बेस तैयार होगा। और 12th के बाद में जो भी बच्चे नीट में या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना चाहते हैं तो श्योरली उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो बच्चों हम एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन एनसीईआरटी से जो कंटेंट है थोड़ा ज्यादा रहेगा, कॉम्पिटिटिव कंटेंट रहेगा। इसके बाद में बात करते हैं बच्चों नोमेनक्लेचर की। बच्चों नोमेनक्लेचर, बच्चों कोई भी वर्ल्ड वाइड लेवल पर या यूनिवर्सल लेवल पर कोई भी कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि हर कंट्री की लैंग्वेज अलग है। तो किसी ऑर्गेनिज्म का इंडिया में अलग नाम है, अदर कंट्री में उसका उस लैंग्वेज के हिसाब से अदर नाम है, तो कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो हर ऑर्गेनिज्म को एक साइंटिफिक नेम दिया गया है, एक यूनिवर्सल नेम दिया गया है। द साइंटिफिक नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। जैसे कि बच्चों ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है होमोसेपियन, काउ का साइंटिफिक नेम है बोस इंडिकस। तो इसी तरीके से कई जितने भी अदर ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया से लेकर हायर ऑर्गेनिज्म तक, सभी को एक साइंटिफिक नेम दिया गया है जो कि यूनिवर्सल है। सभी कंट्रीज में वो नाम जो है चलता है, उस नाम से उसके बारे में उसकी रिप्रेजेंटेशन होता है। बात करते हैं बच्चों नोमेनक्लेचर के मेथड्स की, अलग अलग जो सिस्टम्स दिए गए हैं नोमेनक्लेचर के लिए। सबसे पहला लेते हैं हम बाइनोमियल सिस्टम।
बच्चों अब हम बात करते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की, बाइनोमियल सिस्टम की। ये एक सिस्टम है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम देने के लिए दिया गया था, एंड इट वाज गिवन बाय कैरोलस लीनियस। बच्चों इस सिस्टम में ये बताया गया कि कोई भी साइंटिफिक नेम है वो लैटिन में होना चाहिए या लैटिन से डिराइव्ड होना चाहिए। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि कोई भी जो साइंटिफिक नेम है उसमें दो पार्ट हैं, दो नेम इंक्लूड किए गए हैं। जो फर्स्ट नेम है वो जीनस को शो करता है और जो सेकंड नेम है वो स्पीसीज को शो करता है। दोबारा सुन लीजिए बच्चों, सेकंड पॉइंट में ये बताया गया कि कोई भी साइंटिफिक नेम है उसमें दो पार्ट होते हैं, दो नेम होते हैं। फर्स्ट नेम उसके जीनस को शो करता है और सेकंड नेम उसकी स्पीसीज को शो करता है। थर्ड पॉइंट ये है कि जो जीनस नेम है उसका फर्स्ट जो लेटर है वो कैपिटल में होना चाहिए और जो स्पीसीज नेम है उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल से शुरू होना चाहिए। बच्चों जो जीनस नेम है और स्पीसीज नेम है उनके बीच में स्पेस रहना चाहिए। यदि बच्चों साइंटिफिक नेम को टाइप किया जा रहा है तो वो इटैलिक्स होना चाहिए और यदि वो हैंड रिटन है तो वो अंडरलाइंड होना चाहिए। इसके बाद में बच्चों साइंटिफिक नेम के बाद में वो साइंटिस्ट जिसने उस स्पीसीज के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है, फर्स्ट टाइम दिया था, तो उसके नेम को एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखा जाना चाहिए। तो बच्चों मैंने यहाँ पर मैंगो का साइंटिफिक नेम लिखा है मैंजीफेरा इंडिका लिन। यहाँ पर मैंजीफेरा जीनस को शो कर रहा है, इंडिका स्पीसीज को शो कर रहा है और लिन लीनियस को शो कर रहा है, यानी कि कैरोलस लीनियस ने इस स्पीसीज के डिस्क्रिप्शन को सबसे पहले दिया था। तो बच्चों बाइनोमियल सिस्टम के अंतर्गत ये बताया गया कि कोई भी साइंटिफिक नेम है वो दो नामों से मिलके बना होता है। बच्चों अब हम लेते हैं ट्राइनोमियल सिस्टम। बच्चों ट्राइनोमियल सिस्टम जो है स्ट्रीक लैंड के द्वारा दिया गया था और इसके अंदर जो साइंटिफिक नेम है उसमें 3 पार्ट्स होते हैं। यस बच्चों हम एक और रिपीट करते हैं। ट्राइनोमियल सिस्टम हम डिस्कस कर रहे हैं, इट वाज गिवन बाय स्ट्रिकलैंड और इसमें यह बताया गया कि कोई भी जो साइंटिफिक नेम है उसमें 3 पार्ट्स होते हैं, 3 नेम होते हैं, क्योंकि हर स्पीसीज की एक अलग अलग पर्टिकुलर एरियाज में सब स्पीसीज या वेराइटीज पाई जाती है। तो इसमें बच्चों जो फर्स्ट पार्ट है वो जीनस को शो करता है, जो सेकंड पार्ट है वो स्पीसीज को शो करता है और जो थर्ड पार्ट है वो सब स्पीसीज को या रीजनल वैरायटी को शो करता है। जैसे कि बच्चों क्रो का साइंटिफिक नेम है कॉर्वस स्प्लेंडेंस। तो इंडियन जो क्रो है उनकी जो सब स्पीसीज है वो स्प्लेंडेंस है, यानी कि इंडिया में ट्राइनोमियल सिस्टम के हिसाब से क्रो का साइंटिफिक नेम होगा कॉर्वस स्प्लेंडेंस स्प्लेंडेंस। यही बच्चों अगर हम श्रीलंका के क्रो की बात करें
तो वहां पर जो सब स्पीसीज है वो है प्रोलीगैटस। तो यहाँ श्रीलंका में साइंटिफिक नेम होगा क्रो का कॉर्वस स्प्लेंडेंस प्रोलीगैटस। फिर बात करते हैं बच्चों म्यांमार की। म्यांमार में जो क्रो है उनका जो थर्ड नेम है वो है इंसोलेंस। तो वहां पर साइंटिफिक नेम होगा कॉर्वस स्प्लेंडेंस इंसोलेंस। तो बच्चों इस तरीके से ट्राइनोमियल सिस्टम में इतना ही बताया गया कि जो थर्ड नेम है वो सब स्पीसीज को शो करता है। अब बच्चों हम बात करेंगे जो है नोमेनक्लेचर के कोड्स की। जो नेक्स्ट टॉपिक रिवाइज होते हैं बॉटनिस्ट, जूलॉजिस्ट और वायरोलॉजिस्ट जो साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा। तो पहला लेते हैं ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर, ये 1961 में दिया गया था। सेकंड लेते हैं ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इन 1964। थर्ड लेते हैं ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। और फोर्थ लेते हैं ICVN, इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नोमेनक्लेचर। तो बच्चे ये जो कोड्स हैं ये नोमेनक्लेचर के लिए दिए गए थे। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम में यदि आपके कोई डाउट हैं तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ बच्चों, तो अपन इस टॉपिक को लेके इस क्लास को ओवर करते हैं। उससे पहले आपके जो भी डाउट है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। तो मैंने क्लासिफिकेशन क्या है, ग्रुपिंग ऑफ
or division of different organisms in different groups is called classification. दोबारा सुन लीजिए, the division of organisms in different groups is called classification. बच्चों, this is the hierarchical order of classification. सबसे टॉप लेवल पर है किंगडम, जो कि इंक्लूसिव है, सभी जो सब ग्रुप्स हैं उनको इंक्लूड करता है. उसके बाद में सेकंड लेवल पर है फाइलम. फाइलम बच्चों एनिमल्स के लिए काम आता है. प्लांट्स के क्लासिफिकेशन के लिए यहाँ डिवीजन काम में लेते हैं. ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज. तो दिस इज हायर ऑफ क्लासिफिकेशन. बच्चों तो आज की क्लास इतनी. यस हेलो, गुड मॉर्निंग सर. हाँ यशवर्धन, गुड मॉर्निंग बेटा. हाउ आर यू? फाइन सर, आप कैसे हैं? आई एम फाइन. यस बेटा, क्या डाउट है आपका? सर एक बार वो कोड्स को आप वापस रिपीट कर सकते हैं? हाँ बेटा, ये जो कोड्स हैं ये नॉमेनक्लेचर के लिए दिए जाते हैं. फर्स्ट कोड है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, जो कि प्लांट्स है. इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर. थर्ड है ICVN इंटरनेशनल, और फोर्थ है ICVN इंटरनेशनल कोड फॉर वायरल नॉमेनक्लेचर. और एक और कोड भी है इंटरनेशनल कोड फॉर कल्टीवेटेड प्लांट, जो कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है. यस बेटा. एनी अदर? कोई भी स्टूडेंट जिसको कोई डाउट है तो हैंड रेज कर सकता है. यस सर. यस, व्हाट इज योर नेम? व्हाट्स योर नेम? हेलो बेटा, यू शुड राइट योर ऑफिशियल नेम. व्हाट्स योर नेम? is not speaking. Okay बेटा, थैंक यू. हाँ, all the students you have to raise your hand if you understood all these topics. Raise the hand यदि आपको आज के सभी टॉपिक्स क्लियर हो गए हैं, समझ में आ गए हैं. ओके बेटा, थैंक यू, गुड बाय. कल की क्लास में इससे आगे के टॉपिक्स अपन डिस्कस करेंगे. थैंक यू.